नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच कौन करेगा, इसको लेकर जंग खत्म हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। यानी कि इस मौत की गुत्थी को अब सीबीआई सुलझाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन हालात में हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, ये पता लगाना अब सीबीआई का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सुशांत केस की सीबीआई जांच होगी। मुंबई पुलिस सारे दस्तावेज सीबीआई को दे। सीबीआई जांच में मुंबई पुलिस सहयोग करे। महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। पटना में दर्ज एफआईआर वैध है। इसका संबंध धन के दुरुपयोग से है। इस केस में मुंबई पुलिस की साख दांव पर थी। अदालत ने मामले को भले ही सीबीआई को सौंप दिया हो, लेकिन मुंबई पुलिस के लिए राहत की बात यह रही कि अदालत ने उसकी जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि अदालत ने यह जरूर कहा कि मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से असहयोग नहीं करना चाहिए था। इससे संदेह पैदा हुआ। मुंबई पुलिस हो या राज्य सरकार, दोनों के पास बोलने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। आपको सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा, वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें बड़े प्रोफेशनली किया। कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। जबकि महाराष्ट्र, बीजेपी और बिहार सरकार इसे इंसाफ की जीत की तरह देख रही हैं। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये साबित हो गया कि अब सीबीआई और जो सीबीआई ही बेहतर ढंग से जांच कर सकती है। और जो हो गया निर्णय, तो हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि सीबीआई यथाशीघ्र जरूर न्याय दिलाएगी। लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने सत्यमेव जयते का ट्वीट कर सबको हैरान कर दिया। सुशांत का परिवार इस फैसले को न्याय की तरफ पहला कदम बता रहा है, तो रिया चक्रवर्ती ने भी कहा है कि जांच कोई भी एजेंसी करे, सच तो सच ही रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सच की तह तक जाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधे पर आ गई है। लेकिन जनभावना के दबाव में आकर किसी निर्दोष की बलि न चढ़ जाए, सीबीआई को यह भी देखना होगा। दिल्ली से आशीष भार्गव और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद भी शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत और शरीर में ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। मुंबई में ऐसे मरीज बड़ी तादाद में मिल रहे हैं और अब दिल्ली में भी ऐसे मरीज मिल रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक खुल रहा है। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये खोला जा रहा है। अगर कोरोना मुक्त होने के बाद भी आप थकान या ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे हों, तो यहाँ आ सकते हैं। ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का पोस्ट कोविड क्लिनिक है। पोस्ट कोविड क्लिनिक का जो मेन उद्देश्य है कि कुछ एक हमारे पेशेंट हमें देखा है कुछ दिन के अंदर एक कॉमन सी कंप्लेंट वो हमको आके बताते हैं। हाँ। ख़ास तौर पर एक तो ये है कि वो उनको सांस लेने में दिक्कत है, या ज़्यादा थकावट है, या लोनलीनेस है। हाँ। तो वो उनको अलग अलग तरह के, और लेटली बहुत ज़्यादा कॉमनली ये देखा जा रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम बताने लगे हैं। पोस्ट कोविड क्लिनिक में आने वाले मरीजों के फेफड़ों पर डॉक्टर खास ध्यान देंगे। ब्लड टेस्ट, एक्सरे और सीटी स्कैन की सुविधा होगी और मरीज की स्थिति के अनुसार परामर्श और योगा के लिए भी अलग व्यवस्था रहेगी। बीते हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं
जिनमें कोरोना मरीज ठीक हुए, लेकिन बाद में ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मौत हो गई। कुछ मरीज ऐसे सामने आए हैं कि कोरोना तो नेगेटिव हो गया, अस्पताल से घर वापस आ गए, लेकिन 3-4 दिन के अंदर पता नहीं अचानक ऑक्सीजन डाउन हो गई और उनकी मौत हो गई। अब हम ऐसे मरीजों को जिनकी घर आने के बाद ऑक्सीजन डाउन हो जाती है, उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने का काम करने वाले हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है। ये 500 बेड का कोरोना अस्पताल है। गुरुवार से यहाँ पोस्ट कोविड क्लिनिक काम करना शुरू कर देगा। कोविड हॉस्पिटल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन ये जहाँ पर पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला गया है, यहाँ पर संक्रमण का खतरा नहीं है, क्योंकि ये इलाका जो है, ये मेन बिल्डिंग जहाँ पर कोरोना पेशेंट का इलाज होता है, उससे बिल्कुल अलग है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। कोरोना महामारी ने कई अनगिनत परेशानियों को जन्म दिया है और इसमें सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है अंगदान में हुई कमी। अगर महाराष्ट्र की ही बात करें, जो कि कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर ये राज्य चल रहा है, यहाँ मार्च से जुलाई तक 70% अंगदान में कमी आई है। कोरोना काल में अंगदान का जरूरी काम जैसे ठहर गया है। महाराष्ट्र में मार्च से जुलाई के बीच अंगदान करीब 70% कम हुआ है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और फोर्टिस अस्पताल के क्रिटिकल केयर डायरेक्टर डॉक्टर राहुल पंडित इसकी 3 वजह बता रहे हैं। एक तो कारण ये है कि कई सारे अस्पताल जो है वो कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं और उनमें नॉन कोविड वर्क बहुत कम हो रहा है। दूसरा ये है, जो कि अच्छी बात है, कि रास्ते पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसलिए एक्सीडेंट्स के हमारे जो रेट है वो काफी कम हुए हैं। लोकल क्लिनिक बंद थे, इस वजह से हेड इंजरी के पेशेंट बहुत कम है, जो कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि जो कोई स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जिनमें कि हम ब्रेन डेथ या डायग्नोसिस पॉसिबिलिटी थी, अब कई सारे स्ट्रोक के पेशेंट जो है वो कोविड की वजह से हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उन पेशेंट्स को हम लोग ब्रेन डेथ या ऑर्गन डोनर के लिए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये 2-4 कारण हैं जिस वजह से कि ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन कम हुए हैं और ऑर्गन डोनेशन में करीब 65 से 70% की कमी आई है। इसका सीधा असर उन लोगों पर दिख रहा है जो अंगदान की राह देख रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में अभी 5,729 लोगों को किडनी की जरूरत है, 1,112 लोगों को लीवर चाहिए, 71 लोगों का दिल बदला जाना है और 17 लोगों को फेफड़ों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि मुंबई में अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड 38 अस्पतालों में से ज्यादातर ने महामारी के दौरान सर्जरी करने से इनकार कर दिया है। किडनी फेलियर मरीजों के पास डायलिसिस का विकल्प है, लेकिन जो मरीज लिवर, हार्ट और लंग के इंतजार में हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए अंगदान ही जीवन दान है। अंगदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, इसलिए कोरोना के कहर के बावजूद द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया ये ऑनलाइन मुहिम शुरू कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी इससे जुड़े और फिल्मी चेहरे भी। हाय गाइस, तो जिनिलर मैंने इस बारे में बहुत बार सोचा, बहुत बार डिस्कस भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक कह नहीं पाए। दोनों ने एक प्लेज लिया है, वी हैव डिसाइडेड टू डोनेट आवर ऑर्गन्स। आर कॉन्फिडेंट दैट देयर विल बी हमें विश्वास है साल के अंत तक इस मुहिम से 20,000 लोग जुड़ेंगे। ये बताने में मुझे खुशी मिल रही है कि इस लॉकडाउन में भी, कोविड के डर के बीच में भी युवाओं की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, अच्छी जागरूकता है। इसको लेकर भारत के बाहर से भी लोग इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन संकट उन लोगों का है जिनके तत्काल अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है। अंगदान में आई कमी और अंगदान की सर्जरी ना हो पाने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं तेज बारिश ने दिल्ली NCR का क्या हाल किया। भारी बरसात की वजह से दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक जो सड़कें हैं वो झील बनी हुई नजर आई, गाड़ियां तैरती हुई दिखी। गुरुग्राम के कई अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से रास्ते बंद करने पड़े और NCR का कमोबेश यही हाल दिखा। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की, दूसरी तस्वीर मिलेनियम शहर गुरुग्राम की और तीसरी तस्वीर स्मार्ट सिटी गाजियाबाद की। गुरुग्राम का बुरा हाल दिखा
चमचमाती बहुमंजिला इमारतें देखती रहीं, उनके सामने की सड़कें और अंडरपास पानी में डूब गए। सुभाष चौक और सिग्नेचर टावर के चौराहे तालाब में तब्दील हो गए। अगर आपको देखकर ये तस्वीरें लग रहा है कि हम किसी नदी या नाले में खड़े हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये देश की राजधानी से सटे गुड़गांव की तस्वीर है, जिसे साइबर सिटी कहते हैं। लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, कोई दफ्तर के लिए लेट हुआ तो किसी की फ्लाइट छूटने से बची। 2.5 घंटे से फंसा हुआ यहीं पे। 2.5 घंटे? 1.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे को निकले हुए और 1.5 घंटे से यहीं पे फंसा हुआ। ऑफिस जा रहे हैं? साइबर सिटी ऑफिस जाना है। हाँ जी। अच्छा। आधा दिन निकल गया। आधा दिन निकल गया। यहाँ पर साहब हमको पौना घंटा हो गया। पौना घंटा हो गया यहाँ पर, और पीछे 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? हाँ जी। लगभग 2.5 घंटे से यहीं फंसे। 2.5 घंटे से फंसे सर। यूटर्न नहीं ले पा रहे? नहीं ले पा रहे सर। कहीं कहीं तो यहाँ तक भी पानी है, बोनट तक भी, अंदर तक भी। कहाँ पर? बारिश गुड़गांव में बहुत बारिश है, परेशान है पब्लिक बहुत ज्यादा। गुरुग्राम से हम राजधानी दिल्ली चलते हैं। दिल्ली का सबसे पुराना सदर बाजार बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखा। देश की राजधानी में जो मेन सड़कें हैं उनकी आप देखिए, उन कारों को जाते हुए किस तरह से पानी भरा हुआ है। पूरी जो एक तरफ है रोड की, उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। जितने भी व्हीकल्स हैं वो दूसरी तरफ से जा रहे हैं। धीरे धीरे ट्रैफिक जैम्स की स्थिति बनी हुई है लगातार। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, मैन होल्स जो हैं वो खुले हुए हैं। पीडब्ल्यूडी ने अपने कर्मचारियों को इस तरह से यहाँ पर तैनात किया हुआ है। इन्होंने मुझे बताया कि पिछले 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए इस तरह बारिश में बिना छाते के, और हर आने वाले व्हीकल को ये अलर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ना गुजरे, गड्ढे में गिर जाने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। हर एक व्हीकल को ये लगातार अलर्ट कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर के अंडरपास में पानी भरने से बस फंस गई। बस स्टॉप पानी में डूब गया और रास्ता बंद करके पुलिस को तैनात करना पड़ा। मैं इस वक्त पुल प्रहलादपुर के पास में खड़ा हूं और ये आप देखिए कि यहाँ पर 3 दिन पहले भी बारिश में पानी भर गया था पूरा, और एक बस अभी डूब गई है। 2 दिन पहले जब यहाँ पर पानी भरा था तो एक हादसा होने से भी बचा था, और लोग बैलगाड़ी के ज़रिए जो है वो इसको क्रॉस कर रहे थे, तो उसमें एक हादसा होते हुए बाल लोग बच गए थे। ये जो रास्ता है ये फरीदाबाद से गुड़गांव को जोड़ता है। मेहरौली बदरपुर रोड की ओर ये रास्ता जाता है, और अगर किसी को फरीदाबाद से गुड़गांव जाना है तो इस अंडरपास का वो उपयोग करते हुए और फिर मेहरौली बदरपुर होते हुए वो गुड़गांव की ओर जाता है। मुझे बस प्रहलादपुर क्रॉस करके मुझे ऑफिस जाना था। मेरे 10 बजे की टाइमिंग थी, जब से मैं 1-2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये थोड़ा पानी कम हो या बारिश बंद हो, लेकिन इसका तो मुझे लग नहीं रहा कि जा पाऊँगा। साकेत में दीवार गिरने से दर्जन भर से ज्यादा कारें दब गईं। दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर स्मार्ट सिटी गाजियाबाद का ये लोनी थाना पूरा पानी हो गया, जबकि गाजियाबाद का मुख्य अंडरपास बुधवार को स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। यहां भी अंडरपास बंद करना पड़ा। एक दिन की बारिश अगर दिल्ली एनसीआर का ये हाल कर देती है तो ये मिलेनियम महानगर किसी बड़ी मौसमी आपदा के लिए कितने तैयार हैं, इसकी बस कल्पना की जा सकती है। गुड़गांव से सौरभ शुक्ला के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां से गुजर रही एक बस को 34 मुसाफिरों समेत कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। ये जो बस है वो गुरुग्राम से मध्य प्रदेश जा रही थी। इसके बाद इसे अगवा करने वाले लोगों ने मुसाफिरों को उतारा और बस लेकर वो आगे फरार हो गए। इसके बाद जो ये बस है वो लावारिस मिली इटावा में। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगरा के दक्षिण बाईपास से जब ये बस गुजर रही थी तो वहां 2 गाड़ियों में सवार लोगों ने बस को रोककर मुसाफिरों समेत उसे अगवा कर लिया। ड्राइवर कंडक्टर के वजह पूछने पे उन्होंने बताया कि वे बस के फाइनेंसर हैं, बस मालिक लोन की किस्तें नहीं दे रहा है। वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो?
एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई थी, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। इस बस में सवार मुसाफिर दूसरी बस से जब छतरपुर पहुंचे तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि बस अगवा करने वालों ने आगे जाकर सारे मुसाफिरों को दूसरी बस में बिठा दिया, जिससे वे झांसी और वहां से छतरपुर आए हैं। 3:20 पे वहाँ से मैं गाड़ी बस से निकला हूँ। वहाँ पे टिकट लिया मैंने 1000 रुपये का, वहाँ से गुड़गांव से छतरपुर के लिए। और वहाँ से निकला और मैं आगरा पहुँचा, और आगरा पहुँचने वहाँ में बस चेंज हुआ हमारा, और मैं दूसरी बस में बैठाया गया। काफ़ी देर बाद पता चला कि अगवा बस इटावा के लखेरे कुआं इलाके में एक ढाबे पे लावारिस हालत में खड़ी है। इसके मालिक ग्वालियर के ट्रांसपोर्टर अशोक अरोड़ा हैं, जिनका कल निधन हो गया। पुलिस ने बस अगवा करने वाले की सीसीटीवी फुटेज उनके बेटे को दिखाई तो उन्होंने बताया कि अगवा करने वाला इटावा आरटीओ का दलाल प्रदीप गुप्ता है। प्रदीप गुप्ता और इटावा आरटीओ के 2 और एआरटीओ 2018 में भ्रष्टाचार में जेल गए थे। तब प्रदीप के घर से 28.5 लाख रुपए नकद, 10 किलो चांदी और 2 किलो सोना मिला था। ड्राइवर क्लीनर की पूछताछ में उसने बताया कि 4 लोग जैलो यानी एक्सयूवी गाड़ी में 4 लोगों ने इनको अपने साथ रखा था, और एक व्यक्ति जो है वो बस को चलाकर ले गया है। तो अभी तक कुल मिला के जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये 5 लोग हैं, लेकिन जैसे ही इस पूरी घटना का अनावरण और संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी होंगे उसमें सभी लोगों के जो है इन्वॉल्वमेंट का पता चलेगा। यह सब क्यों हुआ इसकी जांच होती रहेगी, लेकिन ये तो साफ है कि ये सरेआम गाड़ी का अपहरण है, गुंडई है। इससे साफ पता चलता है कि गुंडों में पुलिस का खौफ नहीं है और वो कितने बेधड़क हैं। आगरा में नसीम, इटावा में अरशद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को दीपों से सजाया गया। स्वर्ण मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिखा। लॉकडाउन के बाद से आज पहली बार यहाँ आतिशबाजी हुई। कुछ श्रद्धालु भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर हरमिंदर साहिब दर्शन करने आए। आतिशबाजी होते देख लोगों ने उस नज़ारे को अपने फोन में भी कैद किया। और मुंबई से सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।